प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जापान में देख अमेरिका में बवाल मच गया है। अमेरिका ने भारत को लेकर एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। भारत और पीएम मोदी के नाम पर अमेरिका दो टुकड़ों में बंट गया है। डोनाल्ड ट्रंप और ट्रंप के मंत्रियों को भारत का अपमान करते देख कई ताकतवर अमेरिकी अब भारत की तरफ आकर खड़े हो गए हैं। एक मशहूर अमेरिकी इकोनॉमिस्ट रिचर्ड वॉल्फ ने रूसी मीडिया को इंटरव्यू देते हुए अपनी ही सरकार का मजाक उड़ा दिया। रिचर्ड वॉल्फ ने कहा कि चूहे जैसा अमेरिका हाथी जैसे भारत से लड़ने की कोशिश कर रहा है। ये तो पागलपन है। एक तरफ सियासी डायलॉग की बातचीत हो रही है, दूसरी तरफ आपको टेंशन भी उसी तरीके से नजर आ रही है। खासतौर पर एक स्टेटमेंट दी है, उस पर शदीद तनकीद हो रही है। फवाद चौधरी साहब, बहुत ज्यादा किस्म की स्टेटमेंट्स आती हैं चीफ। When the U.S. turns to India and says, you will stop buying oil from Russia right now, or we are going to tariff you at the 50% level as opposed to the 25% level, that historians will write about where the world just changed. Do you think I'm right? Extrapolate Absolutely. That forward. And let me tell you how you're right with truth, in which we have a mouse shaking its fist at an elephant, and after a certain point that becomes funny, not. जो नए अर्थशास्त्री हैं उनका नाम है रिचर्ड वॉल्फ। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जमकर खरी खोटी सुनाई है और यहाँ उसने कहा कि अमेरिका भारत के खिलाफ दुनिया के सबसे सख्त आदमी की तरह काम कर रहा है, लेकिन ब्रिक्स को पश्चिम का आर्थिक विकल्प बनाने पर जोर देकर वह अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। अमेरिका द्वारा भारत को यह बताना कि उसे क्या करना चाहिए ठीक वैसा ही है जैसे चूहे द्वारा हाथी को मुक्का मारा जा रहा हो। अगर अमेरिका भारत के लिए अपने दरवाजे बंद कर देता है तो भारत अपने उत्पादों के निर्यात के लिए कोई दूसरी जगह तलाश लेगा। यही कदम भारत समेत ब्रिक्स को मजबूत करेगा। जैसे रूस ने अपनी ऊर्जा को बेचने और खरीदने के लिए नया मार्केट ढूंढ लिया है, वैसे ही भारत अमेरिकी के बजाय ब्रिक्स के बाकी देशों को अपना सामान बेचेगा। अगर आप चीन, भारत, रूस और ब्रिक्स को ले लें तो इन देशों का वैश्विक उत्पादन में हिस्सा 35% के करीब है। वहीं G7 का हिस्सा घटकर 28% ही रह गया है। पहले रिचर्ड ग्रेनल की बात कर लेते हैं। मुझे नहीं मालूम था रिचर्ड ग्रेनल के बारे में। उन्होंने मौजूदगी का एहसास दिलाया, बड़ी शिद्दत से एहसास दिलाया। और बड़ा दिलचस्प डेवलपमेंट है कि रिचर्ड ग्रेनल साहब की मुकम्मल तवज्जो ऊपर है। तो कौन ये रिचर्ड ग्रेनल साहब कौन है, बारे में क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनका That's the United States talking to a small Mideastern country. That's not India. ये कठपुतली रेजीम है, ये ऑक्यूपेशन फोर्सेस, इसको लाते हैं उसको लाते हैं। करजाई को तो जो उन्होंने जिस तरीके से उन्होंने प्रेसिडेंट बनाया हम सब जानते हैं। ये सब भूल जाएं, ये सब फेक फ्रॉड, ये सब अमेरिकनों की चालें हैं। एक दूसरी बात है, रिचर्ड ने आगे कहा कि अमेरिका ने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। अमेरिका की वजह से ही भारत खास तौर पर अब ब्रिक्स देशों को अपना सामान बेचेगा, जिससे ब्रिक्स संगठन और मजबूत हो जाएगा। India is now, according to the United Nations, by population, the largest country on earth, having outgrown China, which used to have that position. You are playing with a very different adversary. माजी में भी सेल्फ रिलायंस की तरफ इंडिया को जाना पड़ा था नरसिम्हा राव के दौर में, अगर मैं ठीक हूं तो। अब मौजूदा जो हालात हैं उसमें भी कहा जा रहा है कि भारत में हौसला अफजाई की जा रही है डिफरेंट सेक्टर्स की कि वो मुतबादिल मंडियां तलाश करें और बैंक्स को भी खुसूसी पॉलिसी बनाने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। तो डोमेस्टिकली इंडिया इस बहरान से निकलने के काबिल हो सकता है, आर्जी तौर पर जो परेशानी वहां छाई है? डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ना सिर्फ ये कि रशिया से नाराज नजर आते हैं बल्कि भारत से भी काफी नाराज दिखाई देते हैं। और यही वजह है कि उन्होंने भारत के ऊपर टैरिफ भी बहुत ज्यादा लगाया। पहले उन्होंने भारत के ऊपर 25% टैरिफ लगाया था और उसके बाद 50% टैरिफ भी लगा दिया गया, जो अब एक तरह से कहा यह जा रहा है कि इम्प्लीमेंट होना भी शुरू हो जाएगा या हो गया है। लेकिन ट्रंप का गुस्सा है कि ठंडा होने में नहीं आ रहा और इसी वजह से शायद ट्रंप जो है वो पाकिस्तान को भी भारत के खिलाफ एक बार फिर इस्तेमाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसलिए कि ये अमेरिकन का खेल जो है ये आप देख रहे हैं ये क्या हो रहा है। प्लीज अंडरस्टैंड, इन्होंने, मैं तो हैरान हो गया आज पढ़ के, इन्होंने अनाउंस किया है शाजिया कि हम पाकिस्तान पर प्रेशर लाएंगे कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी शिफ्ट करें और हमारी साउथ एशिया स्ट्रैटेजी के तहत वो काम करें। तो मैंने कहा क्या बात है भाई,
अच्छा, इनका साउथ एशिया स्ट्रैटेजी क्या है कि पाकिस्तान को, हिंदुस्तान को मानना चाहिए कि ये रीजन का चौकीदार है। दूसरी बात, पाकिस्तान को इंडिया के साथ दोस्ती करना चाहिए और जाए कश्मीर। जैसे जैसे भारत के साथ उनके टर्म्स खराब होते चले जा रहे हैं, वैसे वैसे पाकिस्तान के ऊपर उनकी नवाजिशें या कह लीजिए उनकी वाहवा प्रोडक्शन जो है वो बढ़ती चली जा रही है। उनके साथ जो लोग उनकी पार्टी के लोग हैं, चाहे उनकी पार्टी से बाहर के लोग हैं ट्रम्प के, वो सभी सबके सब यही देख रहे हैं कि एकदम से भारत के साथ जिस तरह के रिलेशंस हो रहे हैं ट्रम्प के या अमेरिका के, वो शायद कुछ अरसे तो चलेंगे लेकिन ज्यादा अरसे चलते हुए दिखाई नहीं देते। यकीनन यहाँ पर उन लोगों के लिए एक सबक है या उन लोगों के लिए एक लेसन ये है कि जी जो ये समझ रहे हैं कि ये दूरियां काफी अरसे रहने वाली हैं और इससे हम कोई बेनिफिट उठा सकते हैं, तो जी दो लोगों के झगड़े में तीसरे का फायदा तो रहता ही है, लेकिन वो तीसरा जो है वो कितने दिन फायदा उठा सकता है ये जरूर देखने वाली बात है। और अगर पाकिस्तान को ये कठपुतली रेजीम और अमेरिका के साथ मिलके तालिबान, अफगान तालिबान के खिलाफ लड़ना चाहिए। पाकिस्तान को कठपुतली रेजीम और हमारे साथ मिलके ये हक्कानी लोग जो उनके साइड पे हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हक्कानी मिलिटेंट्स, ये हक्कानीज जो रहते हैं उधर वजीरिस्तान में, जो 5000 साल से रहते हैं, उनको निकालो हमारे साथ मिलके। अच्छा, पाकिस्तान फेंस नहीं बनाए, क्यों भाई, क्यों फेंस नहीं बनाए? हम टेररिस्ट को रोकना चाहते हैं, स्मगलर्स को रोकना चाहते हैं, आप कहते हैं फेंस नहीं बनाए, क्यों? इसलिए कि काबुल, इसलिए कि हिंदुस्तान और तुम मिलके जो एजेंट भेजना चाहते हो, ये यादाव के तरह और पता नहीं कितने लोगों को भेजा है, वो आते रहें। माफ करिए कि हमारे पॉलिसी डिफरेंसेस अमेरिका के साथ दे आर इररेकंसाइलेबल। ये एक अनहैप्पी, बैड, विशियस मैरिज को हमें खत्म करना चाहिए। दोस्तों, इस समय पूरी दुनिया की निगाहें जापान की राजधानी टोक्यो पर टिकी हुई हैं, क्योंकि यहां भारत और जापान के बीच कई अहम समझौते हो रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां मौजूद हैं। मोदी जी के इस दौरे में सबसे बड़ा आकर्षण जापान का भारत में भारी निवेश है, जिसकी आधिकारिक घोषणा हो चुकी है। जापान ने करीब 10 ट्रिलियन रुपए की राशि भारत में निवेश करने का फैसला किया है, जिससे न केवल भारत की इकोनॉमी को मजबूती मिलेगी, बल्कि दोनों देशों के रिश्तों में भी नई ऊर्जा आएगी। खास बात यह है कि जापान की धरती से खड़े होकर प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका को भी स्पष्ट संदेश दिया है कि भारत अब पहले जैसा नहीं है और जो देश भारत के साथ असमान व्यवहार करने की सोच रहे हैं, उन्हें अपनी नीति पर दोबारा विचार करना होगा। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में भारत की अर्थव्यवस्था पर टिप्पणी की थी, लेकिन पीएम मोदी ने अपने जवाब से यह साबित कर दिया कि भारत आज वैश्विक स्तर पर किसी के दबाव में झुकने वाला नहीं है। इसी बीच अमेरिका के कई अर्थशास्त्रियों ने भी अपनी राय देते हुए यह कहा है कि अब विश्व व्यापार की ताकत भारत की तरफ शिफ्ट हो रही है और अमेरिका की पुरानी नीतियां भारत पर लागू नहीं की जा सकती। उनका मानना है कि भारत अब एशिया का नहीं, बल्कि पूरी दुनिया का एक बड़ा शक्ति केंद्र बन रहा है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि अगर अमेरिका अब भी पुराने तरीकों से व्यापार करने की कोशिश करेगा तो उसे नुकसान झेलना पड़ सकता है, क्योंकि भारत जैसे देश अब अपनी शर्तों पर साझेदारी करना पसंद करते हैं। दोस्तों, यह बात साफ है कि अमेरिका आज भी सैन्य ताकत और आर्थिक संसाधनों के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा देश है, लेकिन भारत ने यह दिखा दिया है कि कूटनीति और व्यापार के मैदान में वह किसी से पीछे नहीं है। भारत अब विकासशील देश से निकलकर वैश्विक मंच पर आत्मविश्वास के साथ खड़ा हो चुका है। जापान के साथ यह नई साझेदारी सिर्फ आर्थिक लाभ तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि रक्षा, तकनीक और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में भी इसका असर दिखाई देगा। इसके अलावा मोदी जी ने यह भी संकेत दिया कि भारत की विदेश नीति अब और अधिक सशक्त और संतुलित होगी, जहां हर देश के साथ समान स्तर पर बातचीत की जाएगी। दोस्तों, इस पूरी घटना का सबसे बड़ा संदेश यही है कि भारत आज वैश्विक शक्ति संतुलन का अहम हिस्सा बन चुका है और अब कोई भी बड़ी ताकत भारत को नजरअंदाज नहीं कर सकती। यही वजह है कि आज जापान, अमेरिका और यूरोप समेत पूरी दुनिया भारत की आर्थिक नीतियों और विदेश नीति को गंभीरता से ले रही है। आने वाले समय में
यह निवेश और साझेदारी भारत की जीडीपी को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी और करोड़ों युवाओं के लिए नए अवसर पैदा होंगे। यही असली भारत है, जहां आत्मनिर्भरता और वैश्विक नेतृत्व एक साथ बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, इस खबर पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि भारत आने वाले कुछ सालों में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें।